हूँ सबसे पहले ये है कि इमरान खान साहब की अहलिया जो गिरफ्तार थी 31 जनवरी 2024 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था, वो रिहा हो गई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खबर है और इसके अलावा कुछ और खबरें भी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो खबर अडियाला जेल से बुशरा बीबी की रिहाई की है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये जो जमानत हुई है ये तोशाखाना 2 केस में हुई है और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के अहकाम कल जारी किए गए थे और अब रोककार जारी कर दी गई है, उन्हें रिहा कर दिया गया है। बुशरा बीबी के हवाले से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रख दूँ। एक तो इन्हें जिन मुकदमात में जेल में रखा गया वो इंतहाई हद तक अमेज़ हैं और इंतहाई तौहीन अमेज़ हैं और इस लेवल तक पाकिस्तान का निज़ाम कभी नहीं गिरा जितना बुशरा बीबी के मामले में गिरा है। उनके ऊपर जो है वो इद्दत जैसा एक घटिया केस भी बनाया गया और उनको रुसवा करने की कोशिश की गई और बार बार ये कोशिश की गई और ये दावे किए जाते रहे। यानी ये दावा जो है वो फैसल वाडा ने किया था सबसे पहले कि बुशरा बीबी इमरान खान को छोड़ जाएंगी, उनके खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाएंगी और बहुत सारे और लोगों ने भी इस तरह के दावे किए और वो ये कहते रहे कि इमरान खान के बहुत सारे करीबी लोग छोड़ जाएंगे। बुशरा बीबी के बारे में खासतौर पे लोग कहते थे। लेकिन इन 9 महीनों की कैद में बुशरा बीबी जो है वो डटकर इमरान खान के साथ खड़ी रही। यानी उन्हें पहले बनी गाला के अंदर हाउस अरेस्ट किया गया था लेकिन उन्होंने खुद दरखास्त दी, एक दफा नहीं कई मरतबा दी और अदालत से रुजू करने के बाद जेल जाना पसंद किया कि जी मुझे मेरे शौहर के पास जेल में भेज दो, मैं कोई सहूलत नहीं लेना चाहती। तो बहरहाल बुशरा बीबी ने एक नई एग्जाम्पल सेट कर दी है। 9 माह इन्होंने जेल काटी और इस तरह के जराइम में जेल काटी जो किसी भी साबिक खातून अव्वल के लिए कभी जुर्म करार ही नहीं पाया। मिसाल के तौर पे तोशाखाना से जितनी भी खातून अव्वल रही हैं या बड़े ओहदों पर बैठे हुए आदमियों की जो बीवियां हैं वो तोशाखाना से हजारों गिफ्ट ले चुकी हैं अब तक, लेकिन कभी भी किसी को इसके अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया। बुशरा बीबी एक गैर सियासी खातून है लेकिन उन्हें गिरफ्तार रखा गया और इसके अलावा जो है वो तोशाखाना के मामले में तो सबसे पहली जिम्मेदारी सरकारी अफसरान की होती है कि सरकारी अफसरान तोहफा जमा करते हैं, तोहफे की कीमत लगाते हैं, तोहफे को काउंटर चेक करते हैं, दूसरी कीमत लगाते हैं, फिर उसकी कीमत जारी करते हैं, फिर उसका परसेंटेज निकालते हैं, फिर वो पैसा वसूल करते हैं, फिर वो तोहफा देते हैं। तो सरकारी बंदा कोई गिरफ्तार नहीं हुआ लेकिन तोहफा खरीदने में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया गया और वो भी साबिक खातून अव्वल। तो ये एक सियासी इंतकाम था जिसमें इमरान खान से बदला लेने के लिए उनकी अहलिया को 9 माह तक जेल में कैद रखा गया। इन 9 महीनों में बुशरा बीबी ना तो बीमार हुई, ना ही वो अस्पताल गई, ना ही उन्होंने इलाज मांगा और ना ही उन्होंने कोई डील मांगी। निजाम थक गया और फिर निजाम की गिरफ्त ढीली पड़ गई। अब कुछ लोग जो है वो तासुर दे रहे हैं। फैसल वाडा ने स्टेटमेंट दिया था एक दिन पहले कि जी बुशरा बीबी अब रिहा हो जाएगी। तो मैं आपको बताता हूँ वो स्टेटमेंट क्यों दिया था और क्यों देना पड़ गया था। हुआ यह है कि अब मजीद क्या मुकदमा बनाएंगे बुशरा बीबी पे? क्या एक औरत को 9 महीने तक जेल में रख लेना काफी नहीं है? बहुत है। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है? इस निजाम ने धांधली ज़दा इलेक्शन करवा दिया, इस निजाम ने 2 नंबर बजट पेश कर दिया, इस निजाम ने IMF के साथ तारीख की बदतरीन डील कर दी, इस निजाम ने पाकिस्तान की तारीख के महंगे तरीन कर्जे ले लिए, इस निजाम ने लोगों की बहू बेटियों और बीवियों को उठाकर एक फस्तायत सदा और पैसा खर्च करके अरबों रुपया देकर एक आईनी तरमीम भी कर दी और 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के आइन पे एक स्याह धब्बा बन के आई है। जिस तरीके से इस तरमीम को रात के अंधेरे में शब खून मार के पास करवाया गया, ये सारा कुछ करने के बावजूद ना तो इमरान खान की मकबूलियत कम हो रही है और ना ही उनकी तहरीक जो है वो टूट रही है। पूरी दुनिया में इमरान खान के लिए आवाजें उठ रही हैं और इस बोझ को कोई कब तक उठाए? तो फैसल वाडा क्योंकि सिस्टम के अंदर रहते हैं, उन्हें कल पता चल गया था कि अब ये निजाम बुशरा बीबी पे कोई नया मुकदमा नहीं करना चाहता। हालांकि निजाम ने टाइम लिया इसके ऊपर सोचने में, अप्रूवल लेने में, क्योंकि कल देखें ना जब इनकी जमानत होती है तो सारे जज गायब हो जाते हैं, कोई भी जो है वो रोककार जारी नहीं होती। अब प्रोसेस में नहीं जाता मामला, जमानत तो हो चुकी है लेकिन मामले का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा, सारे जज ही गायब हो गए। लेकिन उसके बाद फिर टाइम लिया गया, सोचा गया, शाम तक फैसला हो गया कि ठीक है जी अब बुशरा बीबी को रिहा होने दिया जाए। तो जब ये फैसला कर दिया गया तो फैसल वाडा को पता चल गया सिस्टम के अंदर का आदमी है। तो फैसल वाडा ने कहा जी ठीक है अब बुशरा बीबी घर चली जाएंगे। तासुर ये दिया कि जैसे कोई डील हो रही है। भाई अगर डील करनी होती तो 26वीं आईनी तरमीम से पहले डील करते, डील करनी होती तो इलेक्शन से पहले डील करते, डील करनी होती तो 9 महीने जेल में ना पड़े रहते। तो ना बुशरा बीबी ने डील की है तो ना ही कोई इमरान खान डील कर रहे हैं। बहरहाल बुशरा बीबी ने बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं मरियम नवाज के लिए और नून लीग की तमाम औरतों के लिए, बिलावल के लिए, आसफा के लिए और ये जो पीपल्स पार्टी है इसकी तमाम औरतों के लिए भी मुश्किल पैदा कर दी है। जिस पुरज़म तरीके से उन्होंने जेल काटी है, यानी आफरीर है, ऐसे तो जेल कोई और नहीं काट सकेगा। अब इनके लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये जेल जाते ही सीधा अस्पताल जाते हैं, ये तो जेल जाते ही सबसे पहले बीमार होते हैं। तो बुशरा बीबी ने यहाँ पे एक नई मिसाल कायम कर दी है। दूसरा, काजी फायद ईसा साहब के लिए भी एक प्रॉब्लम था। काजी फायद ईसा साहब ने अपने दौर में खवातीन को इंसाफ दिलाने में निल बट्टा निल रहे। जितनी औरतें काजी फायद ईसा साहब के दौर में गिरफ्तार हुई और जितनी फस्तायत का सामना औरतों ने काजी फायद ईसा साहब के दौर में किया उतना कभी नहीं किया। तो काजी फायद ईसा साहब नहीं चाहते थे कि वो इमरान खान की बीवी को जेल में छोड़कर रिटायर हो जाए। हालांकि उनकी बीवी बेगुनाह है, उन्हें तो एक दिन भी जेल में नहीं रहना चाहिए था। लेकिन काजी फायद ईसा साहब ने लोगों को फेस भी तो करना है ना, कहने के लिए एक जुमला होना चाहिए, देखिए जी मेरे दौर में वो बाहर आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, काजी फायद ईसा साहब ने ही उनको इतने अरसे तक जेल में रखवाया। 31 जनवरी 2024 से लेकर आज की तारीख तक जब वो रिहा हुई हैं 24 अक्टूबर 2024,
تو یہ ساری رسپانسبلٹی جو ہے پاکستان کے نظام عدل پر ہے کہ پاکستان کے نظام عدل نے انصاف فراہم نہیں کیا. نظام عدل کی حالت کیا ہے ذرا آپ یہ بھی دیکھ لیں. جو جج بیچارے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ان کی صورتحال کیا ہے. یہاں ایک جملہ جو ہے وہ ساری کہانی سنا رہا ہے, اور جملہ آپ سنیں گے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ پاکستان کی عدلیہ کی انہوں نے حالت کیا کر دی ہے. جو جج صاحب ہیں سردار اعجاز اسحاق صاحب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, اور انہوں نے آج ایک حکم جاری کیا, اور حکم یہ جاری کیا کہ عمران خان صاحب کو لے کر آئیں اور اپنے وکلا کے ساتھ ان کی میٹنگ کروائیں یہاں عدالت میں, اور آپ سیکورٹی انتظامات کریں اور عمران خان کو عدالت میں لائیں. جس سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں لائیں گے اس سے متعلق عدالت کو مطمئن کرنا ہوگا. جج صاحب کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ پتہ ہے کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کریں گے, لیکن فیصلہ تو ہم دیں گے, ہم تو ریکارڈ سیدھا رکھیں. تو معاملہ یہ ہے کہ جہاں پہ عدالت کا جج کہہ رہا ہے کہ اس کو فیصلہ دیتے ہوئے پتہ ہے کہ اس فیصلے کے اوپر انتظامیہ نے عمل نہیں کرنا, وہاں عدلیہ کی کتنی بے بسی ہے. اور عدلیہ کو اس حال میں پہنچایا کس نے؟ دو چیف جسٹسز نے پہنچایا ہے. ایک جسٹس بندیال جو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کروا سکے, اور ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے فسطائیت کے بازار کے گرم ہونے کے باوجود انسانی حقوق کے لیے ایک بھی آواز نہیں اٹھائی. تو ان دو ججز کی وجہ سے آج عدلیہ کی یہ حالت ہو چکی ہے, اور اس عدلیہ کی حالت کی رسپانسبل جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی حکومت بھی ہے, اور جو تھوڑی بہت عدلیہ کے اندر جان باقی تھی وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نکال لی گئی ہے. بہرحال یہ سچویشن آپ کے ساتھ ہے. عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی جی اپنے وکلا کے ساتھ, پھر اس آرڈر کے بعد فوری طور پہ طے کیا گیا, اور انتظامیہ نے طے کیا نہیں جی عمران خان صاحب کی نا اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دیتے ہیں وکلا کے ساتھ. اور پھر 3 وکیل جو ہے وہ ملنے کے لیے گئے, سلمان اکرم راجہ صاحب, فیصل چودھری صاحب اور شعیب شاہین صاحب, یہ 3 وکیل گئے ملنے کے لیے. اچھا, یہ ملاقات 2 حصوں میں ہوئی ہے. ایک جو ملاقات ہوئی اس میں شعیب شاہین اور فیصل چودھری اور سلمان اکرم راجہ تینوں موجود تھے. جو دوسری ملاقات ہوئی اس میں ذرا اکیلے میں بات کی عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے, اور کوشش کی کہ آس پاس کے لوگ نہ سنیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس کیا ان پٹ ہے, انفارمیشن ہے, میری ان سے بات نہیں ہوئی تو وہ معلومات باہر آ جائیں گی. باقی لوگوں سے میری بات ہوئی تو مجھے جو معاملہ پتہ چلا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کے چہرے پہ داڑھی ہے, لگ بھگ 1 انچ کے قریب ان کے چہرے پہ داڑھی ہے. اور میں نے یہ پوچھا جی داڑھی کا رنگ کیسا ہے, تو انہوں نے کہا جی ان کی داڑھی میں زیادہ بال, میرے تو کافی وائٹ ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی داڑھی میں زیادہ بال بلیک ہیں اور کم بال وائٹ ہیں. تو میں نے یہ پوچھا کہ داڑھی ان کی گھنی ہے یا کم بال, انہوں نے کہا جی ایوریج ہے, نہ بہت زیادہ داڑھی گھنی ہے نہ بہت زیادہ جو ہے وہ خالی ہے, تو ایک ایوریج قسم کی ان کی داڑھی ہے. میں نے کہا جی ان کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے بنا کے لگائی گئی تھی جس میں دکھائی دیتا تھا کہ عمران خان صاحب داڑھی میں اور وہ بہت اچھے لگتے تھے, تو ریئل لائف میں وہ اپنی داڑھی کے ساتھ ان تصویروں سے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں. یہ دعویٰ کیا شعیب شاہین صاحب نے کہ عمران خان صاحب بہت اچھے لگ رہے تھے, بہت خوبصورت لگ رہے تھے, بڑے گریسفل لگ رہے تھے داڑھی کے ساتھ, اور وہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہے تھے. صحت کے بارے میں انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب کی صحت بھی بہت اچھی ہے, ان کی اسپرٹ بھی بہت اچھی ہے. تیسرا انہوں نے بتایا عمران خان صاحب کو ابھی تک کوئی باہر کی انفارمیشن نہیں مل رہی. عمران خان صاحب کے اخبارات ابھی بھی بند ہیں, ان کا ٹی وی ابھی بھی بند ہے, انہیں کوئی معلومات کی فراہمی نہیں ہے, حالانکہ وہ سابق وزیر اعظم ہے, انہیں اخبارات ملنے چاہیے لیکن نہیں مل رہے. عمران خان صاحب کو معلوم ہوا اپنے وکلا کے ذریعے سے کہ بشرا بی بی کی بیل ہو گئی ہے اور وہ آزاد ہو گئی ہیں, تو اس پہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ یہ بہت اچھا ہوا, اور یہ بڑی زیادتی تھی جو ہمارے خاندان کے ساتھ ہو رہی تھی, انہیں کوئی ریلیف ملا. اپنی بہنوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو انہیں بتایا گیا جی کہ 1 آدھے دن میں ان کی بھی ضمانتیں ہو جائیں گی اور امید ہے کہ وہ بھی اپنے گھر چلی جائیں گی. تو اس پہ عمران خان صاحب نے ان دونوں چیزوں پہ بات کی, ان کے بارے میں علم نہیں تھا, اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنی بہنوں سے یا اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوایا گیا, میری تمام ملاقاتیں بند رکھی گئی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا کیا بنا, عمران خان صاحب نے یہ بھی پوچھا. تو اس پہ انہیں بتایا گیا عمران خان صاحب کو جی 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی ہے, اور عمران خان صاحب نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا. جو خبر اس کے بعد میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلا سے ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پر اظہار افسوس کیا. مولانا فضل الرحمان کے کردار پر انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. اچھا, مجھے جو لفظ بولا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, جب میں نے خبر اس کی دکھائی, انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کے معاملے پہ عمران خان صاحب نے کنسرن شو کیا ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا مولانا نے ووٹ ڈالا یا نہیں ڈالا, تو جب پاکستان تحریک انصاف کے وکلا نے کہا کہ ڈالا ہے, تو اس پہ عمران خان صاحب نے کنسرن شو کیا کہ یہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا. عمران خان صاحب نے پوچھا کہ میرے لوگ بکے یا میرے لوگ ٹوٹے, تو انہیں بتایا گیا کہ 2 لوگ سینٹ سے, زرکا اور فیصل, جبکہ انہیں بتایا گیا کہ 4 لوگوں نے وہاں پہ ووٹ کیا ہے آپ کی جماعت میں سے, اور اس کے علاوہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے نام بھی آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ لیکن اس سارے کے باوجود قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, نہ کوئی اخبار نہ کوئی ٹی وی, لیکن پورا یقین ہے کہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. انہوں نے کہا قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے, میرے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. رول آف لا کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, نہ اس ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. یہ جو حالات اس ملک میں پیدا کر دیے گئے ہیں, ایسے حالات تو کبھی مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوتے تھے. باپردہ خاتون پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے. عمران خان صاحب نے کہا کہ بتایا کہ جی 5 دن میرے ڈیتھ سیل کی بجلی بند رکھی گئی ہے. عمران خان صاحب کی جو ایکسرسائز کی مشین ہے وہ بھی اٹھا کر لے گئے تھے. عمران خان صاحب کو سیل سے باہر جانا بھی بند کر دیا تھا, ان سے کوئی بات چیت نہیں کرتا تھا, انہیں باہر کی کوئی معلومات نہیں ملتی تھی. تو عمران خان کو اس حال میں رکھا گیا جس حال میں نارملی جو لوگ لاپتہ کیے جاتے ہیں انہیں رکھا جاتا ہے. یہ جو لاپتہ افراد ہوتے ہیں, میں بھی لاپتہ رہا ہوں, تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جس دن میں اغوا کیا گیا تھا نا,
اور जिस दिन मैं बाजियाब हुआ था, इसके बीच में इस दुनिया में क्या हुआ मुझे नहीं पता। कोई मालूमात मुझे नहीं पता कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, किसी जगह पे मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, आज की खबर क्या है, बाहर हुकूमत किसकी है, ये कुछ पता नहीं होता है। तो इमरान खान साहब को जेल के अंदर भी इस हालत में रखा गया है जो इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी है। डी चौक पे एहतजाज के हवाले से इमरान खान साहब ने पूछा और इसके बारे में भी कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्हें दी गई, लेकिन तफसीली बातचीत जो है वो सलमान अकरम राजा साहब के साथ हुई है। सलमान अकरम राजा साहब ये सारी बातें जो हैं ये पॉलिटिकल कमेटी के अंदर जाके बताएंगे, जो पार्टी की मीटिंग है उसके अंदर ये सारी चीजें रखेंगे, तो फिर मामला क्लियर होगा कि एक्चुअली वहां पे क्या इंफॉर्मेशन है। और आज जो है वो जुमेरात है, जुमे वाले दिन दोबारा इनकी मीटिंग होगी और उसमें तफसीलात सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब एक और मैं आपको चीज सुनाना चाहता हूं इमरान खान साहब से रिलेटेड। इसको आप जरा गौर से सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इमरान खान साहब इतने सालों में बदले हैं या ये वही इमरान खान है जिसको हम आज जानते हैं। ये 2010 का एक क्लिप है इमरान खान साहब का, इसके सिर्फ 36 सेकंड हैं, 36-37 सेकंड है। ये आप सुने कि इमरान खान साहब जजों को पार्लियामेंट के जरिए से अपॉइंट करने के मामले में पहले से खिलाफ थे। यानी वो ये कहते थे सियासतदानों का कोई हक नहीं है कि वो जजेस को लगाएं, क्योंकि अगर सियासतदान जजेस को लगाएंगे तो जुडिशरी तबाह हो जाएगी। ये इमरान खान साहब 2010 का इनका एक स्टेटमेंट है, ये जरा आप स्टेटमेंट सुनिए। इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को हक दे दिया जजेस की सिलेक्शन में, मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं, क्योंकि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस की बुनियाद के खिलाफ है कि आप जज का फैसला करेगा एक पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन जो कि पार्लियामेंट में बैठा है, जिधर से जिसमें वजीर भी बैठे हैं और एग्जेक्टिव भी पार्लियामेंट से आ रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को ये बताने की कि ये अमेरिका के अंदर जजेस का एक सेनेट के अंदर हेयरिंग होती है, लेकिन सेनेट में से प्रेसिडेंट और उसकी एग्जेक्टिव नहीं आता। सेनेट भी एक चेक होती है एग्जेक्टिव के ऊपर। यहां पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर निकलता है और वजीर निकलते हैं, और उस दिन वही पार्लियामेंट फैसला करेगी कौन जज बन सकता है कौन। तो ये इमरान खान साहब ने देखें उस दौर में भी मुखालफत की थी। आज से 14 साल पहले का ये क्लिप है जो मैंने आपको सुनाया। उस वक्त भी इमरान खान साहब कहते थे गलत है, जो गलत है उस वक्त भी उसको गलत कहते थे और आज भी उसे गलत कहते हैं। तो उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ नहीं बदला, लेकिन पीएमएलएन ने अदलिया के बारे में अपना मौक़िफ़ बदला, पीपल्स पार्टी ने अदलिया के बारे में अपना मौक़िफ़ बदला और जजों को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला है। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं उनमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो उम्रे के ऊपर तशरीफ ले गए मंसूर अली शाह साहब, लेकिन उन्होंने एक लेटर लिखा और कादी फायद ईसा को खत लिखकर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर फुल कोर्ट मीटिंग तक किसी भी खसूसी बेंच का हिस्सा बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। मंसूर अली शाह साहब का लिखा हुआ एक और खत सामने आ गया और उस पर उन्होंने कहा जी कि जब तक आप फुल कोर्ट मीटिंग नहीं बुलाएंगे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के हवाले से, तो तब तक मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। इन्होंने मौके पर अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सेक्रेटरी को भेजे गए 23 सितंबर 2024 के मेरे खत के मंदरजात मेरी दरखास्त के बावजूद 19 अक्टूबर की मीटिंग के मिनट्स में दर्ज नहीं किए गए। यानी जो मैंने कहा था उसके बावजूद आपने उसको मीटिंग में, कादी साहब ने हर वो काम किया जो अजीबोगरीब है। ये पाकिस्तान का पहला जज है जो रिटायर होने जा रहे हैं चीफ जस्टिस, और हर आदमी उन्हें बुरा भला कह रहा है, सवाए ऐसे लोगों के जिन्होंने जुल्म किया, सवाए ऐसे लोगों के जिन्होंने फस्तायत की, सवाए ऐसे लोगों के जिन्होंने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की। यानी वो तमाम लोग जो इंसानी हुकूक के मुजरिम हैं, उनके अलावा बाकी सारे कादी साहब को बुरा भला कह रहे हैं। जिस बंदे के आगे आप माइक कर दें, बाजार में चले जाएं, तो लोग कहेंगे कादी फायद ईसा रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारी पाकिस्तान में फस्तायत और जुल्म के लिए। दूसरी जानिब जो अमेरिका में खत मंजरे आम पे आया है वो दुनिया भर के मीडिया की तवज्जो का बायस बन गया है। इसके बारे में थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूं, ज्यादा तफसीलात आपको नेक्स्ट वीलॉग में, कुछ और खबरें हैं वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन दुनिया भर के अखबारात के अंदर अब ये खबर छप रही है, खासतौर पे रॉयटर्स ने इसको छापा है, वॉइस ऑफ अमेरिका ने इसको छापा है, वीएन न्यूज़ ने इसको छापा है, पाकिस्तान के तमाम बड़े अंग्रेजी जो न्यूज़ चैनल्स हैं या जितने भी अंग्रेजी पाकिस्तान के अंदर जरीदे हैं, अखबारात हैं, उन तमाम ने इसको छापा है। तो यूरोप में, अमेरिका में हर तरफ ये खबर छपी है और ये बड़ी खबर है कि अमेरिका जोर लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो फस्तायत और जुल्म है वो खत्म हो जाए। देखें, हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका को मुदाखलत का कोई हक नहीं है कि यहाँ किसकी हुकूमत होगी और किसकी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इंसानी हकूक के मामलात में पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है। जैसे हम फलस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जैसे हम दुनिया में कहीं और जुल्म या बर्बरियत हो तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, इसी तरह अमेरिकन की जो खारजा पॉलिसी है उसका एक बड़ा हिस्सा है ह्यूमन राइट्स, उसके ऊपर वो अपनी खारजा पॉलिसी को उसकी बुनियाद पर चलाते हैं। तो वो अब ये आवाज़ उठा रहे हैं। अमेरिकी सेनेट में उठती हुई ये आवाज़ या अमेरिकी कांग्रेसमैन की जानिब से लिखे जाने वाले ये लेटर्स और मजीद अभी आ रहे हैं, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस वक्त एक परेशानी का बायस है।